हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश विश्वकर्मा आपका प्रांजल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको मैं सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण पढ़ाया था, जो कि तकनीकी खराबी की वजह से मैं उसका कुछ ही पार्ट पढ़ा पाया, थोड़ा पार्ट बच गया था। तो जैसा कि हम एक बार उसको दोहरा लेते हैं। यहाँ पे घन कोण कहते किसे हैं? वो किसी किसी बड़े खंड का, किसी बड़े पिंड का एक छोटा खंड अगर काट दिया जाए तो उसके द्वारा, छोटे खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते थे? ओमेगा से। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे? ये आर था और ये इसका केंद्र ओ था, और ये काटा गया एक डिटेक्शन जो है कि डी ए भाग था इसका कटा हुआ, और ये क्षेत्रफल ए हो गया। तो इसका हम फार्मूला क्या लिखे थे? ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि कटे हुए खंड का केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है क्या? घन कोण। तो अगर मैं इसको इसके क्षैतिज अवस्था में, अगर मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह से खींचा जाए इसको स्पर्शी, और यह किसी थीटा कोण पर झुका हो, हमारा डीए थीटा कोण पर झुका हो, तो हमारा यह क्षैतिज घटक कहलाएगा। तो इसे हम कहेंगे क्या? डीए का क्षैतिज घटक डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको, और ये वेक्टर राशि में हमेशा प्रदर्शित की जाती है, तो डीए वेक्टर का क्षैतिज घटक डीए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, डीए वेक्टर इज इक्वल टू डीए कॉस थीटा। अब ओमेगा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, यह आपका स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। स्टेरेडियन स्टेरेडियन। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपका cos थीटा के पद में व्यापक सूत्र है। यदि यदि हम थीटा को अनुप्रयोग में डाल दें, अनुप्रयोग कर दें, अनुप्रयोग, ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री अगर कर दिया जाए, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो cos 0 का मान 1 होता है। तो मैं इसका मतलब जीरो के लिए हमारा घन कोण अधिकतम मान प्राप्त करता है। तो डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी cos 0 का मान 1। ओके, इसी तरह से 90 पर हम अनुप्रयोग कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस 90 डिग्री आर स्क्वायर। cos 90 का मान होता है 0, यानी ओमेगा, यानी हमारा जो घनकोण रहेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर ये 0 हो जाता है तो ये अत्यंत छोटा है, लेकिन अगर इसको ले लिया जाए तो यही बचेगा हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए आर स्क्वायर। यह किसी क्षेत्रफल का कटा हुआ एकांक खंड है, और यह भी गोलाकार है। तो गोले का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी, डी ए डी ए डी ए का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया जाए, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा आर स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 4 पाई। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा 4 पाई, यानी कि पाई की वैल्यू अगर 120 रखा जाए
तो 4 का मल्टीप्लिकेशन होने पर 720 अंश का कोण बनाता है, यानी 2 चक्कर बाद हमारा एक घनकोण बनता है। 2 चक्कर बाद एक घनकोण बनता है। तो घनकोण का व्यापक सूत्र आपने पिछले वीडियो में देख लिया था, मैंने उसका अनुप्रयोग केवल कराया है। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, थोड़ा इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अब आते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग है आपका वैद्युत फ्लक्स, जिसका परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ मान लो ये पृष्ठ है, ठीक, उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध, ये पृष्ठ है तो पृष्ठ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, माने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्षेत्रफल, इसको मैं मान लेता हूं ए, और इसके लंबवत वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक, इसके लंबवत वेक्टर डी ए, जिसकी दिशा एकांक वेक्टर की या एकांक वेक्टर के ऊपर ही होगी। और ये जो हमारा डी ए है, इस ओर ही, इस ओर ही जब आवेश इस पृष्ठ को दिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र भी हमारे क्षेत्रफल वेक्टर के साथ ही उत्पन्न होता है। तो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर आपको मैं बताया था, क्षेत्रफल वेक्टर होता है डी ए इज इक्वल टू ए इंटू एकांक वेक्टर का गुणनफल होता है। तो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर के अनुरूप ही होगा, इसलिए मैं इसको ई लिख दूंगा। तो हमारा यह दिशा लंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के लंबवत होगी। तो इस यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका व्यापक सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे फ्लक्स रेखा, तो फ्लक्स रेखा किस पर है, हम लंबवत है, इसके पूरे हर बिंदुओं से निकल रही है फ्लक्स रेखा। तो हम किसी पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स रेखा पृष्ठ के किसी पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स रेखा पृष्ठ के सभी क्षेत्रों की माप होती हैं, सभी क्षेत्रों की माप होती है, इनके पृष्ठों की माप होती है। अगर ये बल रेखाएं लंबवत निकलने लगे तो जितना पृष्ठ दिख रहा है उतना फ्लक्स रेखा निकलेगी। तो एक नया प्रतिबिंब यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा कि ये फ्लक्स रेखा यहाँ यहीं तक अगर रुक जाए तो एक नया पृष्ठ यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। तो एक ही पृष्ठ पर जब दो या दो से अधिक भौतिक राशियां एक ही दिशा में हो तो वो गुणनफल में प्रदर्शित की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई निकल रहा है, फाई सदैव किन किन बातों पर निर्भर करता है, फाई आपका निर्भर करेगा वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिए आप, जितना तीव्र होगा उतना अधिक निकलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके एकांक खंड के लंबवत, यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर का गुणनफल। ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर का गुणनफल। तो स्टूडेंट आपके सामने है फाई ई, यानी वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। ठीक, किसी भी वेक्टर का क्षैतिज घटक कास थीटा होता है, किसी भी वेक्टर का क्षैतिज घटक कास थीटा होता है। तो कास के पद में इस सूत्र को मैं लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब जो डी ए रहेगा, डी ए जो रहेगा ऐसे में लिख सकता हूं इसको, डी ए इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, कास के पद में। अब ये इसका हो गया, किसका, ये परिणामी हो गया, किसी भी खंड का परिणामी, परिणामी। तो सूत्र बन जाएगा फाई ई
इज इक्वल टू ई इंटू टी ए कॉस थीटा। ठीक, डी ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ई वैद्युत क्षेत्र है और डी ए जो है वो क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा जब हमारा यह फ्लक्स रेखा थोड़ा कोण पे अंतरित हो जाए, कोण यहाँ अंतरित करने लगे, तो यहाँ पे हम फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा फार्मूला लिखेंगे, और फाई ई का मात्रक होता है वेबर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह छोटा सा सिद्ध करने का तरीका आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, और इतना ये आसान है कि आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, और इसका नोट्स बनाइए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ने में और सुविधा प्रदान हो सके। धन्यवाद।